हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 55। डेट है आपकी 19 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है मुद्रा एवं साख, जो आपकी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बुक के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कागज के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या फिर तांबे के सिक्के। तो उसमें राइट आंसर है आपका कागज के सिक्के। बाकी जो है वो हमारे प्रारंभिक काल में चलते थे। अब आधुनिक रूपों में अगर हम देखें तो कागज के नोटें मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है आपका मोहम्मद यूनुस, ये सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है। तो जमा का एक बड़ा हिस्सा जो बैंक होती है वो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। यानी यहाँ पर जो आपका वाक्य दिया गया है, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक स्रोत का उदाहरण है। इसमें जो औपचारिक स्रोत है ये गलत है। इसकी जगह हमें अनौपचारिक स्रोत लिखना है और इसको सही वाक्य बना के लिखना है। क्योंकि ज़मींदार जो पैसे देता है, जो ऋण देता है, वो साख का अनौपचारिक स्रोत है। औपचारिक स्रोत में हमें हमारा बैंक या फिर जो हमारी सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं। अगर हम किसी रिश्तेदार से या फिर किसी ज़मींदार से या किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो औपचारिक स्रोत नहीं बल्कि अनौपचारिक होता है। ठीक है। तो इसकी जगह पे हम अनौपचारिक लिखेंगे। इसके आंसर्स आपको आगे भी वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका डैश भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। तो आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। ठीक है। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन फर्स्ट कागज के नोट सही था, सेकंड में मोहम्मद यूनिस सही था, थर्ड में आपका ऋण देने के लिए ऑप्शन फोर्थ सही है, फोर्थ में आपका औपचारिक हटा के आपको अनौपचारिक लिखना है और फिफ्थ में आपका आंसर आरबीआई है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रागथन दिए गए हैं, एक आपकी संकल्पना है और दूसरा आपका कारण है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें इस कथन को पढ़ के सही जो विकल्प है ए बी सी डी, जो नीचे 4 ABCD दिए गए हैं, इसमें से टिक करना है। ठीक है। संकल्पना आपकी दी गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करती है। तो ये संकल्पना तो ठीक है। अब हम कारण पढ़ते हैं कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही हैं, लेकिन संकल्पना का ये कारण सही नहीं है। ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। तो इस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन है संकल्पना एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों ही सही हैं, बट जो कारण है वो संकल्पना के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा के डैश रूप का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक। ठीक है। जो चेक है हमारा वो आधुनिक रूप मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका नीचे चित्र में दिखाए गए चेक में कौन सी संख्या चेक संख्या है। तो जो संख्या यहाँ लिखी होती है चेक के बिल्कुल नीचे यहाँ पर, वो हमारी चेक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन 000335। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके 1 to 8 के जितने भी आंसर्स थे उसे मेंशन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9 है आपका कि मान लीजिए आप प्राचीन समय में हैं, यानी बहुत पुराने समय में हैं, जब वस्तुओं को खरीदते व बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था। उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट, तो ये ऑप्शन है, ये आंसर होगा कि वस्तु का मूल्य तय करने में परेशानी होगी, क्योंकि उस टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते थे तो हमें नहीं पता चलेगा
कि किसी चीज़ के लिए हम 5 रुपये दें या 10 रुपये दें या 20 रुपये दें। उस टाइम पे वस्तु विनिमय चलता था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना या देना। तो अंदाज़ ही लगाया जाता था कि हम इतनी वस्तु दे दें, यानी एक इस अमाउंट में कोई चीज़ दे दे तो हमें उस अमाउंट में वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम 1 कटोरा या 1 किलो गेहूँ देते हैं तो हमें 1 किलो चावल मिल जाएगा। तो इस तरह से अंदाज पे ही जो चीज़ें होती थी, लेन देन होता था, वो चलता था। सेकंड है आपका मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ेगी। पहले के टाइम पे जो वस्तु विनिमय होता था उसमें लोग एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु खरीदते थे, तो दोहरे संयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति गेहूँ बेचना चाहता है और उसके बदले में जूते खरीदना चाहता है, गेहूँ बेच के वो जूते खरीदना चाहता है, तो उसे पहले तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि जूते बेच रहा हो और वो गेहूँ ही खरीदना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें जो चीज़ें बेचनी है, ठीक है, या जो चीज़ हमें खरीदनी है, हमें वो व्यक्ति ही ना मिले या उसको ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसीलिए मांग की जो दोहरे संयोग की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। थर्ड है आपका वस्तु को खरीदने और बेचने में समय अधिक लगेगा, क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि गेहूँ खरीदना चाहता हो और जूता बेचना चाहता हो, तो एक लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका, भारती यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता। उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि भारत में रुपए के मूल्य की गारंटी भारत सरकार देती है। आप जितने भी नोट देखेंगे उसमें ये चीज़ लिखा भी होता है और गवर्नर के नीचे साइन भी होते हैं। तो भारत में जो रुपए होते हैं उसकी जो गारंटी होती है वो भारत सरकार की होती है, और भारत का हर नागरिक कानूनी तौर पर बाध्य है कि वह रुपए में भुगतान स्वीकार करे, अन्यथा वह दंड का भागीदार होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो रुपए में भुगतान को नहीं स्वीकार करता है, पेमेंट नहीं लेता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है, उसे सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है।